रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठ हार के ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैं राहुल त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। आज साइंस क्लास 10th के साइंस का पहला वीडियो है और आज हम लोग साइंस के पहले पार्ट प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पहले भौतिकी के पहले पाठ का नाम प्रकाश का परावर्तन है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल चुका है कि आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जहां लाइट नहीं होती है उस वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। जैसे कि रात में अगर हम कहीं भी जाते हैं कुछ देखने, अगर वहां लाइट ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाते हैं? नहीं। तो उस वस्तु को हम किसी वस्तु को तभी देख पाएंगे जब वहां प्रकाश हो यानी कि लाइट हो। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और इसकी चाल भी जान लीजिए। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, और साथ साथ यह हमेशा सीधी तथा सरल रेखा में गमन करती है। कभी भी तिरछा या टेढ़ा नहीं जाता है, हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में जाती है। ठीक है, आप टॉर्च भी बार के देखते होंगे कि उसको जिधर भी घुमाइए उसका जो किरण होता है वह हमेशा सीधा जाता है ना, कभी भी तिरछा नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, जब हम प्रकाश को डालते हैं तो जब एक रेखा के थ्रू निकलती है ना, जब हमें लगता है कि एक रेखा की तरह जा रही है तो उसी को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। ठीक है, और किरणों के समूह को, बहुत सारे किरण जब एक जगह मिल जाएंगे तो उसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। डायग्राम से देखने का प्रयास कीजिए। जब एक किरण होगी तो उसे हम कहेंगे सीधा किरण। क्या कहेंगे? किरण। लेकिन वही जब बहुत सारे किरण आ जाएंगे, किरणों का समूह हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे किरण पुंज। क्या कहेंगे? किरण पुंज, है ना। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं, जिसको मैं डायग्राम के सहित बना करके बताऊंगा कि वो कौन कौन से 3 प्रकार है। ठीक है, तो पहला होता है, पहला जो प्रकार है किरण पुंज का वह है समांतर किरण पुंज। कौन सा? समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, आमने सामने हो, तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, है ना। और जब बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं, बहुत सारे प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। बहुत सारी किरणें जब आकर एक जगह पे मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, जब बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर आके मिल जाएंगी तो उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज, है ना। और इसी का जस्ट उल्टा, जब लगे कि किसी एक बिंदु से जो प्रकाश की किरणें फैलती चली जाए, मतलब बाहर निकलती हुई चली जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। क्या? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज मतलब किरण पुंज के 3 प्रकार, समांतर, अभिसारी और अपसारी। समांतर में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलल होंगी यानी समांतर होंगी। अभिसारी में बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होंगी और अपसारी में एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाएंगी। ठीक है, तो प्रकाश की किरण पुंज के बारे में हमने सब समझ लिया। अब समझेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो आपके पाठ का नाम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते किसे हैं? आपने कभी मिरर के सामने टॉर्च बारा है? अगर आप कभी भी मिरर के सामने अगर टॉर्च को बारिएगा तो वहां से जो लाइट है रिफ्लेक्टिव होकर फिर बाहर चली आती है। इसी प्रोसेस को हम लोग प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है,
यानी अगर इसका डेफिनेशन पढ़े तो प्रकाश के किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है या प्रकाश की परावर्तन कहलाती है। जब भी हम प्रकाश को अगर किसी सतह पर डालें तो वह टकराकर वापस आती है, तो टकराकर वापस लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। थोड़ा डायग्राम से देखेंगे। मान लीजिए ये एक दर्पण हो, है ना। दर्पण आगे क्या है मैं आगे बताऊंगा। ये एक दर्पण है, इसमें कोई किरण आएगी तो फिर वह टकराकर वापस भी चली जाती है ना। तो इसका नाम पहले हम लोग जान लेंगे। जो किरण आ रही है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतित किरण, है ना। और टकराकर लौटकर जाती हुई किरण, जब टकराकर जब जाने लगती है तो इसको हम लोग जो किरण जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। कौन सा किरण? परावर्तित किरण, है ना। जिस बिंदु से टकराकर जाती है इसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या? आपतन बिंदु। और इसी बिंदु पर एक लंब डाला जाता है जिसे कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है? अभिलंब। क्या कहा जाता है? अभिलंब। और ये तो दर्पण है। चलिए, तो प्रकाश के किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और इसके कुछ नियम भी है, कुछ लॉ भी है जिसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहा जाता है। कितने नियम है? तो 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कौन कौन से? तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपतित किरण है, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही जगह टकरा रही है, यानी एक ही समतल में है। तो ये इसका पहला नियम हुआ। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब पहले जानेंगे कि आपतन कोण कौन सा है, परावर्तन कोण कौन सा है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है, जो कोण होता है, उसे हम कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है ना, परावर्तन कोण। कहने का मतलब यह है कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। यदि आपतन कोण 45 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री। आपतन कोण यदि 5 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 5 डिग्री। और आपतन कोण यदि 0 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री। मतलब जितना आपतन होगा उतना ही परावर्तन होगा, दोनों सेम होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम है। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कि मैंने यहाँ पे बताया कि दर्पण से टकरा रहा है, तो सबसे पहली बात दर्पण कहते किसे है ना। दर्पण क्या है? व्हाट इज मिरर। आप तो दर्पण आप सभी जानते हैं, जो घर का जो आईना है, जो दर्पण मिरर है, उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं साइंस में, है ना। विज्ञान की भाषा में दर्पण कहा जाता है। लेकिन आईना जो है वो है एक अच्छा दर्पण है। बाकी सभी चिकनी सतह जहां जो प्रकाश का परावर्तन करती है सभी दर्पण कहलाएगी। ये नहीं कि सिर्फ आईना दर्पण होती है। वह प्रत्येक वस्तु जो प्रकाश का परावर्तन कर सके और जिसकी सतह चिकनी हो उसे दर्पण कहते हैं। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख रखा है कि दर्पण एक चिकनी व चमकीली सतह जो प्रकाश का परावर्तन करती है ना। तो मिरर तो दर्पण है ही, क्योंकि वह तो अच्छा रिफ्लेक्टर है। लेकिन बाकी अन्य वस्तुएं जो प्रकाश का परावर्तन करती हैं वह भी दर्पण ही कहलाएंगी। ठीक है, वह भी क्या कहलाएंगी? दर्पण, है ना। तो दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? दर्पण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला जो है समतल दर्पण और दूसरा जो है गोलीय दर्पण, है ना। अब समतल दर्पण किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? एक बार थोड़ा डेफिनेशन देख लीजिए। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, और वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक ना। हमारे घर में जो आईना लगा होता है, जो शीशा होता है, वह समतल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि उसका वह जो सरफेस जिससे हम लोग का रिफ्लेक्शन होता है वह प्लेन होता है, समतल होता है, इस बोर्ड की तरह, है ना। तो वह समतल दर्पण कहलाता है। लेकिन क्या कभी आपने गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसे कभी देखा है? उसका जो रिफ्लेक्टिव एरिया होता है वह थोड़ा राउंड होता है, गोल शेप में होता है ना। तो वह एक खोखले गोले का भाग होता है, इसीलिए उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। थोड़ा डायग्राम बनाने का प्रयास करूंगा। देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है इस तरह का होता है,
ठीक है। मान लीजिए अगर हम इसके भीतरी सतह को रजतित कर दे यानी कलरफुल कर दे तो बाहरी सरफेस से परावर्तन होगा और यह हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। यहां से अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो टकरा करके प्रकाश की किरण आई और उत्तल दर्पण से टकरा कर चली जाएगी। ठीक है, ये उत्तल हो गया। लेकिन अगर हम किसी गोले के बाहरी भाग को रंगे यानी रजतित करें तो जो आईना बनेगा, जो दर्पण बनेगा वह अवतल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवतल। ये रहा अवतल दर्पण, इधर आया टकराया फिर वापस चला गया, है ना। तो गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार का होता है, एक अवतल और एक उत्तल। यदि हम भीतरी सतह को रंग दे और परावर्तन बाहरी सतह से हो तो उत्तल, और अगर बाहरी सतह को रंग दे और परावर्तन भीतरी सतह से हो तो वह अवतल कहलाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से कभी कभी 2 नंबर में पूछ दिए जाते हैं कि कहां अवतल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है। तो मैं 1-2 बता देता हूं, जान लीजिए। दंत चिकित्सक का यहाँ पे जो टॉर्च लगी होती है उसमें अवतल लेंस लगा होता है। हजामती दर्पण यानी दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है उसमें भी अवतल दर्पण ही लगा होता है। अब उत्तल दर्पण कहाँ लगा होता है? तो गाड़ी के पीछे देखने के आईने यानी कि साइड मिरर और गाड़ी की हेडलाइट इत्यादि में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी इस वीडियो में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? अभी हमने पढ़ लिया प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहा जाता है, किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम हैं, दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार का होता है, और इतना तक। अभी इससे और आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। तो चलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि इमेज। चलिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम उस उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। ठीक ना। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। तो वास्तविक किसे कहते हैं और काल्पनिक किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वह हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां मिलती हुई प्रतीत होती है वह काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, उसके बाद जो मेन है पॉइंट है वह है फोकस। तो याद रखिएगा, फोकस केवल और केवल गोलीय दर्पण का होता है, मतलब अवतल या उत्तल दर्पण का होता है। समतल दर्पण का फोकस नहीं होता है। ठीक है ना। फोकस होता क्या है? तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। देख लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, मान लीजिए उत्तल दर्पण है ये वाला, ये रहा इसका मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है। ये दर्पण है, टकराया और फिर वापस आएगी, तो जिस बिंदु पर मिली, रिफ्लेक्टिव होकर जिस बिंदु पर मिल गई यहां पर, इसे हम इस दर्पण का फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस, है ना। इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2, है ना। पूछ लिया जाएगा कि यदि वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? तो 30 का आधा 15। यदि पूछ लिया जाए कि वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी कितनी होगी? 40 का आधा 20। लेकिन कभी उल्टा पूछ देता है कि फोकस दूरी यदि 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो दुगना, 10 दूना 20, है ना। याद रखना है कि फोकस दूरी जो होता है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है ना। एक और फॉर्मूला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहां v जो है वह है प्रतिबिंब दूरी, और u जो है वह है वस्तु दूरी, और f जो है वह है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। हमने आपके पाठ्य पुस्तक क्लास 10th के विज्ञान भौतिकी के पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन
के जो मेन पॉइंट है उसको पूर्ण रूप से कवर कर लिया है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। इसको अगर आप नहीं देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स याद करने में या बनाने में बहुत ही मुश्किलें आएंगी, समस्या आएंगी। इसलिए पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लें और जिस जिस पॉइंट को मैंने बताया है उसको अपने दिमाग में फिट कर ले, ताकि आगे वाले ऑब्जेक्टिव्स और जो सब्जेक्टिव्स है उसमें आप अच्छे से उसको आंसर दे पाए और अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाए। ठीक है, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।